वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज विच एंड आई एम योर तन्वी मैम। आज हम पढ़ेंगे द स्पेक्टेटर क्लब का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और द स्पेक्टेटर एंड टाटलर क्या है इसके बारे में भी वीडियो शूट हो चुकी है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप द स्पेक्टेटर एंड टाटलर के बारे में पढ़िएगा, देन पार्ट 1 फिनिश करिएगा, उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा। ओके, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The gentleman next in esteem and authority among us is another bachelor. जो पहले होते हैं वो कौन होते हैं? वो सर रॉजर दी कैवेलरी होते हैं। उसके बाद जो जेंटलमैन आते हैं उनके क्लब के मेंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो, तो सर रॉजर के बाद जो जेंटलमैन आते हैं वो ये बोल रहे हैं कि द जेंटलमैन नेक्स्ट इन स्टीम एज आई टोल्ड यू एडमायरेबल। ठीक है, तो जो अगले इंसान है वो भी बैचलर हैं। ठीक है, क्या लिखा है? स्टीम एंड अथॉरिटी अमंग अस इज अनदर बैचलर, वो भी बैचलर हैं। हु इज मेंबर ऑफ इनर टेम्पल, जो कि इनर टेम्पल के मेंबर भी हैं। नाउ व्हाट इज इनर टेम्पल? इनर टेम्पल उस टाइम पे चर्च हुआ करता था। ठीक है, उसका नेम था, एक चर्च था, उसका नेम था इनर टेम्पल। तो वो इनर टेम्पल जो चर्च था उसके मेंबर भी थे। इनर टेम्पल की डिटेल आपको साइड में थोड़ी सी दिख रही होगी। A man of great probity. Now what is probity? Probity means quality of having strong moral principles like honesty. ठीक है, तो उसको हम probity बोलते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि वो जो इंसान थे अगले, वो बहुत ही ज़्यादा great probity, wit and understanding थे। ठीक है, यानी वो बहुत ही strong moral principle के इंसान थे, witty थे यानी knowledgeable थे और understanding काफ़ी ज़्यादा थी उनमें। But he has chosen his place of residence rather to obey the direction of an old humorsome father than in pursuit of his own inclinations. और उन्होंने जो रहने की जगह चूज की थी वो इसलिए नहीं चूज की थी कि किसी भी पुराने मीन्स बड़े, ठीक है, जो फादर होते हैं चर्च के, उन्होंने उनको कहा था कि तुम यहाँ पे रहो, इसलिए नहीं। उन्होंने इसलिए चूज की थी अपनी वो प्लेस क्योंकि वो अपनी पैशन को फॉलो करना चाहते थे। ठीक है, अपने पैशन की वजह से उनकी चाहत थी वहां पे रहने का, इसलिए वहां पे वो थे। इस वजह से नहीं थे कि उनको किसी फादर ने बोला था। ठीक है, यहाँ पे वही कह रहे हैं, इंक्लिनेशंस, परस्यूट ऑफ हिज ओन इंक्लिनेशंस है। यहाँ पे वही मतलब है कि अपनी डिजायर की फुलफिलमेंट के लिए या उनकी इच्छा थी, इस वजह से वो वहां पे थे। He was placed there to study the laws of the land. वहां पे वो क्यों थे? वो इसलिए थे वहां पे क्योंकि उनको क्या पढ़ना था? लैंड के जो लॉज होते हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे जो भी आर्टिकल्स वगैरह आते थे या जो भी बेसिकली लॉ के केसेस वगैरह आते थे वो ज्यादातर करके किस चीज के होते थे? या तो लीज के होते थे। लीज किस पे ली जाती है? लैंड पे ही ली जाती है। तो लैंड उस टाइम पे बहुत कह लो बहुत ही चर्चे वाला टॉपिक रहता था। ठीक है, तो इस वजह से जो लैंड के लॉज थे उनको पढ़ने के लिए वो वहां पे प्लेस किए गए थे, यानी वहां पे वो गए थे। एंड इज द मोस्ट लर्नड ऑफ एनी ऑफ द हाउस इन दोज ऑफ द स्टेज। और वहां पे जितने भी हाउसेस थे, जितने भी डिपार्टमेंट थे, जितने भी कैटेगरीज थी, उनमें से वो सबसे लर्नेड पर्सन थे। उस प्लेस में जितने भी डिपार्टमेंट्स थे या कह लो सेक्शंस थे, उनमें से जितने भी लोग थे, ही वॉज द मोस्ट लर्नेड, वो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल थे। Aristotle and Longinus are much better understood by him than Littleton or Coke. Now, who is Aristotle and Longinus? एरिस्टोटल की डिटेल दिख रही होगी आपको एंड आफ्टर सम टाइम ये लॉन्गिनस की भी दिख रही होगी। एरिस्टोटल और लॉन्गिनस दोनों ही फिलोसोफर थे, तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं। और लिटिलटन और कोक जो है वो फिलोसोफर के साथ साथ क्रिटिक भी थे। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जो एरिस्टोटल और लॉन्गिनस थे उनको हमारे जो सेकेंड पर्सन है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते थे कंपेयर टू लिटिलटन एंड कोक। एंड एक और चीज जो मार्क करने वाली है, दैट इज अभी तक हमें सेकेंड पर्सन का नेम कहीं भी नहीं पता चला है। ठीक है, नेम नहीं दिया गया है, उनका प्रोफेशन से हम उनको पहचान सकते हैं। मेंबर ऑफ इनर टेम्पल, ही वाज द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल, राइट। सो ये चीज मार्क करने वाली थी। The father sends up every post questions relating to marriage articles,
leases and tenures in the neighborhood, all which questions he agrees with an attorney to answer and take care of in the lump. अब क्या होता था, उसके जो फादर थे ना वहाँ पे, नॉट उनके बट जो फादर थे वहाँ पे, वो क्या करते थे, वो जो भी वो कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू कि वो लैंड के लॉ की पढ़ाई कर रहे थे ना वहाँ पे, उसके बारे में जानने के लिए थे। तो उनके फादर क्या करते थे, लॉयर से कंसर्न करते थे उनके बारे में। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, वापस से पढ़ते हैं। द फादर सेंड अप एवरी पोस्ट क्वेश्चंस रिलेटिंग, फादर क्या करते थे, उनको क्वेश्चंस भेजते थे, किससे रिलेट करते थे, मैरिज आर्टिकल्स, लीजेस एंड टेन्योर्स से, इन द नेबरहुड, ऑल विच क्वेश्चंस ही एग्रीज। अब देखो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा, आगे वो क्या कह रहे हैं, ऑल विच questions he agrees with an attorney to answer and take care of in the lump। और वो क्या करते थे, फादर उनको क्वेश्चन देके जाते थे और वो अटर्नी के साथ उस क्वेश्चन को मिलकर डिस्कस करते थे और उनको ये बोलते थे कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इनका तुम्हें ध्यान रखना है एक साथ, ठीक है, और इसके आंसर्स मुझे देते जाने हैं। अटर्नी लॉयर को ही कहते हैं। तो बेसिकली फादर को क्या लगता था कि वो खुद आंसर कर रहे हैं, जबकि वो खुद आंसर नहीं करते थे, वो एक लॉयर से कंसल्ट करते थे, ठीक है, जो लॉयर उनके लिए था बेसिकली सिखाने के लिए। ठीक है, he is studying the passions themselves when he should be inquiring into the debate among men which arise from them। अब क्या बोलता है कि जो जैसे कोर्ट में क्या होता है, आप कोई टॉपिक मतलब किसी चीज के बारे में डिस्कशन होता है एंड देन उसमें डिबेट होती है, यही तो होता है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वो क्या करते थे, वो उस पैशन को पढ़ते थे खुद से, ठीक है, यानी डिबेट करने के बजाय वो उसको पढ़ते थे। अब ये पॉइंट थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हो रहा है, राइट, तो ये थोड़ा सा अभी और क्लियर होगा, देखते हैं क्या बोलते हैं वो आगे। He knows the argument of each of the orations of Demosthenes and Tully। Now Demosthenes and Tully दोनों क्या थे, दोनों ओरेटर थे, ग्रीक टाइम के बहुत अच्छे ओरेटर थे। एंड तुली का एक्चुअली पूरा नेम, फुल नेम है मार्कस टूलियस सिसेरो। इन दोनों के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको साइड में दिख रही होगी। सो यही वो कह रहे हैं कि वो जो पर्सन थे ना, उन्हें इन दोनों ओरेटर के सारे ओरेशंस पता थे, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने किए हैं वो सारे इनकी नॉलेज में थे, इन्होंने पढ़े हुए थे। बट लेकिन नॉट वन केस इन द रिपोर्ट्स ऑफ आवर ओन कोर्ट। इन्होंने सारे जितने ये जो ओरेटर थे, इनके जितने भी ओरेशन थे, जितने भी आर्गुमेंट थे, सब पढ़े हुए थे, लेकिन ये अपने खुद के कोर्ट की इनको एक भी रिपोर्ट के बारे में पता नहीं होता था। क्यों? इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें ये पता लग रहा है, जितने भी अभी तक फिलोसोफर्स क्रिटिक्स के नेम आए हैं, उन सब से हमें ये पता लग रहा है कि ये जो पर्सन थे, ये कहीं ना कहीं एंशिएंट बुक्स में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे, राइट, क्योंकि बेसिकली इन्होंने जितने को भी पढ़ा है वो सारे एंशिएंट हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनको एंशिएंट बुक्स पढ़ने का शौक था। इससे हमें ये पता लग रहा है अगर हम डीपली एनालिसिस करें तो। नो वन एवर टुक हिम फॉर अ फूल बट नन एक्सेप्ट हिज इंटीमेट फ्रेंड्स, इंटीमेट क्लोज, नोन ही हैज अ ग्रेट डील ऑफ विट। हाँ, कोई उन्हें मूर्ख तो नहीं समझता था, लेकिन उनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनके अलावा किसी को ये भी नहीं पता था कि ये इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं। दिस टर्न मेक्स हिम एट वंस बोथ डिसइंटरेस्टेड एंड एग्रीएबल। और यही वो रीजन था जो इनके अंदर इनको दोनों ही चीज बनाता था, एक डिसइंटरेस्टेड यानी बोरिंग पर्सन बनाता था और एक एग्रीएबल पर्सन बनाता था, यानी एक ऐसा पर्सन जिसकी बातों को आप जल्दी डिनाई नहीं कर सकते हो। इन दोनों ही अपोजिट क्वालिटी हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन इनके अंदर दोनों ही क्वालिटीज पाई जाती थी। एज फ्यू ऑफ हिज थॉट्स आर ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, they are most of them fit for conversation। as few of his thoughts, यानी कुछ उनके जो thoughts हैं वो बिजनेस से आए हुए थे, यानी जो भी आप सामने अपने वो देख रहे थे, जो भी वो कर रहे थे, उस बिजनेस से आए हुए जो भी थॉट्स थे बेसिकली वो क्या थे, वो कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा फिट बैठते थे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस से जनरेट होके आए थे ना, राइट। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक तरीके का
एक्सपीरियंस ही तो है। His taste for books is a little too just for the age he lives in. वही चीज जो मैंने ऊपर बताई कि उनका जो बुक्स में टेस्ट था वो कुछ ज्यादा ही, लिटिल टू से यहाँ पे क्या मतलब है, लिटिल टू के बाद कोई और वर्ड नहीं है, लिटिल टू से यहाँ पे क्या मतलब है कि वो उनकी जो जनरेशन थी उससे कुछ ज्यादा ही ऑड था। यानी उनके जनरेशन के जो भी पर्सन थे वो जिस तरीके की बुक्स को पसंद करते थे पढ़ना, उनके साथ ऐसा नहीं था। उनकी जो चॉइस थी वो कंपैरेटिवली एकदम डिफरेंट थी। ये यहाँ पे सेंस है कहने का। He has read all but approves of very few. क्या बोल रहा है कि उन्होंने पढ़ी तो ऑलमोस्ट सब थी, लेकिन बहुत ही कम बुक्स ऐसी थी जो उन्होंने अप्रूव की थी, जो जिनके साथ वो एग्री करते थे या जो बुक्स उनको पसंद आई थी, ऐसी बुक्स बहुत कम थी। His familiarity with the customs, manners, actions and writings of the ancients, वही पॉइंट जो मैंने बोला, makes him a very delicate observer of what occurs to him in the present world. और जो उनके ये familiarity थी ना old ancient customs, manners, actions और writings के साथ, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही कीन ऑब्जर्वर बनाई थी आज के टाइम को। यानी उनका जो प्रेजेंट वर्ल्ड था उसमें भी उनका ऑब्जर्वेशन इतना ज़्यादा कीन हो पाया था अगर, तो वो इसी वजह से क्योंकि उनको एंशियंट बुक पढ़ना पसंद था। वो तो हमें दोनों चीज़ें पता लग रही है ना, हमने जैसे आपको पहले बताया कि जो भी इनकी चॉइसेस थे या जितने भी ग्रीक फिलोसोफर्स वगैरह के नाम आए हैं उनसे ही हमें पहले पता लग गया था। दूसरा पॉइंट जो एक ये पॉइंट था कि ही इज स्टडीइंग द पैशन देमसेल्फ, वो यहाँ पे आ करके क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। क्या बोल रहा है कि एंशियंट बुक्स वगैरह पढ़ने की वजह से उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो बहुत ज़्यादा कीन हो गया था, राइट। दैट इज द रीजन कि आर्ग्यूमेंट या डिबेट में हिस्सा लेने के बजाय वो उसको ऑब्जर्व करके उसको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, एंड दैट इज व्हाट ही वाज डूइंग। तभी लिखा हुआ है ही इज स्टडीइंग द पैशंस देमसेल्फ। क्लियर हुआ? ओके। ही इज एन एक्सीलेंट क्रिटिक एंड बिकॉज ऑफ दिस वो बहुत ही अच्छे क्रिटिक थे। At the time of the play is his hour of business. अब ऊपर बिजनेस की बात हुई थी ना, तो क्या था उनका बिजनेस, वही वो कह रहे हैं कि जब प्ले परफॉर्म होने का टाइम होता था तो उनका बिजनेस आवर जो है वो शुरू होता था, क्योंकि वो क्रिटिक थे। वो प्ले देखने जाएंगे, प्ले को ऑब्जर्व करेंगे, देन वो उससे मतलब उसके बारे में अपना पॉइंट्स देंगे ना, तो वही तो होता है क्रिटिक। तो यहाँ पे तभी कह रहे हैं कि उनका बिजनेस आवर कब शुरू होता था, जब प्ले परफॉर्म करने का टाइम आता था। एंड उस टाइम पे, ग्रीक टाइम पे या उस टाइम पे प्ले जो है वो लगातार परफॉर्म नहीं होते थे कि सारे टाइम परफॉर्म ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर पर्टिकुलर प्ले, हर थिएटर का अपना एक सीजन होता था, ठीक है, अपना एक टाइम पीरियड होता था। क्लियर? एग्जैक्टली एट 5, अब टाइम बता रहे हैं, एग्जैक्टली एट 5 he passes through New Inn जगह, crosses through Russell Court and takes a turn at Will's. Will's क्या है? Will's कॉफी हाउस। जब आप स्पेक्टेटर एंड टाडलर पढ़े होंगे मेरे से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके पढ़िए। उसमें मैंने बताया है कि क्या था स्पेक्टेटर टाडलर, कैसे आया। तो वहां मैंने बताया है कि विल क्या है, विल कॉफी हाउस है बेसिकली एक, ठीक है। टिल द प्ले बिगिन, यानी अब वो जगह बता रहे हैं कि वो 5 बजे निकलते थे और ऐसे ऐसे हो करके यहाँ से यहाँ, मतलब इन रास्तों से हो करके फिर वो जब तक प्ले शुरू नहीं होता था तब तक वहां पहुंच जाते थे। ही हैज हिज शूज रब्ड, उनके शूज पॉलिश होते थे, एंड हिज पेरिविक पाउडर्ड एट द बार्बर्स, मतलब बार्बर की शॉप पे वो अपने पेरिविक को पाउडर कराते थे ना। व्हाट इज पेरिविक? फोटो दिख रही होगी आपको, आपने देखा होगा कि जो राजा है ना, पुराने टाइम के जो किंग्स होते थे, उनके बाल कैसे कर्ली और बड़े बड़े होते थे, राइट। तो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि उनके बाल ही वैसे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे जो किंग वगैरह होते थे वो पेरीविग पहनते थे। फोटो आपको दिख रही होगी, देख रहे हो, साइड साइड में विग है और एक मैन बना हुआ है, उसने पहनी हुई है। ऐसे ही तो होते थे ना किंग्स, उस टाइम पे ऐसे ही दिखते थे। तो वो क्या पहनते थे, वो पेरीविग पहनते थे, इसी को बोलते हैं पेरीविग, ठीक है। तो वही वो अपना पेरीविग बार्बर की शॉप पे जाके पाउडर कराते हैं। एज यू गो इनटू द रोज, जब वो रोज में जाते थे, मतलब जब उनको जाना होता था उसके पहले वो शू रब करा के और पूरा मतलब अच्छे से तैयार होते थे। रोज इज अ थिएटर, रोज उस टाइम पे एक थिएटर था, ठीक है। डिटेल्स आपको दिख रही होंगी, ये रोज थिएटर की डिटेल्स है।
तो उस टाइम पे रोज एक थिएटर हुआ करता था. इट इज फॉर द गुड ऑफ द ऑडियंस व्हेन ही इज एट द प्ले. और ऑडियंस के लिए ये अच्छा होता था जब वो किसी प्ले को देखने जाते थे. फॉर द एक्टर्स हैव एन एम्बिशन टू प्लीज हिम. क्योंकि एक्टर्स को फिर क्या होता था कि वो वहां बैठे हुए हैं ऑडियंस में, तो वो अपना क्रिटिसिज्म देंगे, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देंगे. तो इसीलिए जो एक्टर्स होते थे उनका एम्बिशन क्या होता था कि वो उनको प्लीज कर ले जाएं. उनको एक्टर्स को क्या लगता था कि उनको प्ले अच्छा लग जाए, तो वो और अच्छे से परफॉर्म करते थे. इसीलिए कहा गया है कि जिस भी प्ले में वो प्रेजेंट होते थे ऑडियंस के बीच में, उस प्ले में ऑडियंस को जो है अच्छा ही होता था एक तरीके से ऑडियंस के लिए. क्लियर? तो ये था हमारा सेकेंड पर्सन, द स्पेक्टेटर क्लब का सेकेंड मेंबर, जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है. आई एम अगेन सेइंग. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में थर्ड कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट विल बी द पार्ट 3. ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. कमेंट बॉक्स इज योर्स. डाउट हो अगर कोई तो आप पूछ सकते हो. एक चीज और जो इन्फॉर्मेशन दूंगी वो ये कि 9th to 12th भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से क्लास 9th की सिलेबस की वीडियो आ चुकी है. तो अगर आपकी फैमिली में कोई हो या आपके नेबर में या जान पहचान में कोई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा. आप उसको शेयर कर दीजिए उस पर्टिकुलर पर्सन को. क्लियर? एंड सर के व्हाट्सएप पे जुड़ना मत भूलो अगर आप पहली बार आए हो, बिकॉज वहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो नंबर आपको दिख रहा होगा, सर को आप मैसेज करिए एंड अटैच होइए उनसे. क्लियर? क्योंकि वो स्टेटस पे भी काफ़ी कुछ लगाते रहते हैं इन्फॉर्मेटिव अपने. ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल.